अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 33 हमारा जी स्टार्ट हो गया कैप 1 का। बेटा खामोश हो जाएं। हैं? कल हमने क्या स्टार्ट किया जी? ओह, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ये बोर्ड के उस तरफ बनाया था, ये बोर्ड के इस तरफ फिर आपके पास आ गया। पक्का पक्का वक्त ज़रूरत सनद रहे और काम आए। प्रॉपर्टी अगर आपने सेलिंग पर्पस के लिए रखी हुई है अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, यानी कि आपका कारोबार ही ये प्रॉपर्टीज खरीदना और बेचना है शॉर्ट टर्म में, ठीक है, तो ये आपकी इन्वेंट्री है, ये प्रॉपर्टी आपकी इन्वेंट्री है और इन्वेंट्रीज पर IAS 2 के रूल्स लगेंगे, ठीक है। यानी कि आप जब खरीदेंगे इनिशियल मेजरमेंट कॉस्ट पे होगी, सब्सिक्वेंटली उसको बैलेंस शीट, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट मतलब होता है बैलेंस शीट में किस पर नजर आए, बैलेंस शीट डेट ईयर एंड पर कैसे नजर आएगी, तो IAS 2 कहता था लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV पे। और अगर आपने ये प्रॉपर्टी अपने बिजनेस के इस्तेमाल में रखी हुई है, क्या मतलब ये एक बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग है, उस पर आपने फैक्ट्री लगाई हुई है जिस पे आप चीज़ें बनाकर फिर बेच रहे हैं, आपका कारोबार है AC बना रहे हैं, बनाकर बेचते हैं, तो जिस फैक्ट्री में आप AC बना रहे हैं वहाँ की जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो वहाँ की प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो वो आपके बिजनेस यूज़ में है। आपने हेड ऑफिस अपना बनाया हुआ है, एक प्लाजा है उसमें आपने अपना हेड ऑफिस बनाया हुआ है, अब वो हेड ऑफिस आपके है, तो ये प्रॉपर्टी, बिल्डिंग जो है, प्लांट, ये लैंड एंड बिल्डिंग जो है, ये क्या है, प्रॉपर्टी है। लेकिन इसमें आप क्या कर रहे हैं अपने इस बिजनेस का, जिस बिजनेस को आप चला रहे थे उसी बिजनेस का यूज में हेड ऑफिस, एडमिन का खर्चा होगा, और ठीक है, तो सेल का शोरूम आपने बनाया हुआ है, तो लैंड एंड बिल्डिंग ये प्रॉपर्टी है, शोरूम में भी, ठीक है, तो शोरूम जो है वो आपके एक सेलिंग एक्सपेंस बन रहा है, इसी बिजनेस के लिए यूज हो रहा है। तो अगर आपने प्रॉपर्टी को अपने बिजनेस के यूज में रखा हुआ है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आप यूज कर रहे हैं इसको, तो फिर ये आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, और इस प्रॉपर्टी के ऊपर जो आपने बिजनेस यूज में रखी हुई है रूल्स लगेंगे IAS 16 के, ठीक है, जो आपने पढ़ा, ओके। लेकिन अगर प्रॉपर्टी है, देखें लैंड एंड बिल्डिंग है सिर्फ प्रॉपर्टी, मतलब ये इस स्टैंडर्ड की प्रॉपर्टी जो है वो लैंड एंड बिल्डिंग है। मिसाल के तौर पे आपने जनरेटर, आप इंपोर्टर हैं, जनरेटर इंपोर्ट करते हैं और बेचते भी हैं, लेकिन आप जनरेटर साथ साथ किराए पे भी दे देते होते हैं, कुछ जनरेटर आपने किराए पे देने के लिए भी रखे हुए हैं, और वैसे आपका काम बेचना है, तो जो किराए पे आपने जनरेटर देने के लिए रखे हुए हैं वो भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगी, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगी। फॉर रेंटल रखे हुए हैं आपने, फॉर रेंटल नहीं, ऊपर वाली बात, ये पहले जो है वो क्राइटेरिया पास होना चाहिए, लैंड या बिल्डिंग हो। जो मूवेबल एसेट्स हैं जैसे प्लांट एंड मशीनरी वगैरह, अगर ये आप किराए पे दे रहे हैं, आपने खरीदा किस लिए वो जनरेटर को, कि हम किराए पे देंगे, इससे किराया कमाएंगे, किसी को महीने के लिए दे दिया, किसी को 10 दिन के लिए दे दिया, इसकी शादी थी 3 दिन के लिए दे दिया, तो ये किराए पे देने के लिए जो आपने अपना जनरेटर रखा हुआ है ये आपका एसेट है, वैसे तो आपकी प्रॉपर्टी है, लेकिन ये प्रॉपर्टी IAS 40 वाली प्रॉपर्टी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ वो लैंड एंड बिल्डिंग की बात करता है। तो अगर जनरेटर आपने किराए पे देने के लिए रखा हुआ है तो वो आपका स्टिल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ही है, वो आपका PPE है, यूजफुल लाइफ के हिसाब से उसको डेप्रिशिएट करेंगे, और अगर रीवैल्यूएशन मॉडल पे रखना है तो वही वाले रूल्स लगेंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई लैंड या बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या है इसमें, लैंड या बिल्डिंग, और उसको आपने ना तो फॉर सेलिंग पर्पज रखा हुआ है ना फॉर बिजनेस यूज रखा हुआ है, बल्कि उसको आपने रखा हुआ फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन या रेंटल, या दोनों काम इकट्ठे भी हो रहे होते हैं। आपने एक मकान लेकर रख लिया, 10 15 20 साल बाद जो है इसको बेच देंगे, अब 10 15 20 साल को किराए पे चढ़ा दिए, अब कैपिटल एप्रिसिएशन भी हो रही है, लॉन्ग टर्म के लिए आपने कर लिया उसको प्लान, ठीक है, और हर महीने उससे किराया भी आ जाता है। तो अगर प्रॉपर्टी कैपिटल एप्रिसिएशन या रेंटल्स के लिए है तो ऐसी प्रॉपर्टी आपकी IAS 40 के अंदर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहलाएगी, और इस प्रॉपर्टी पर लगेंगे आपके IAS 40 के रूल्स। वो रूल्स ये ऐसे कर लेते हैं, अब इतनी सी बात रहेगी, ठीक है। फॉर कैपिटल प्रॉपर्टी है, फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन, फॉर रेंटल या बोथ, तो ऐसी प्रॉपर्टी को IAS 40 की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहते हैं। इनिशियल मेजरमेंट किस पे होती है, कॉस्ट पे, कॉस्ट में परचेज प्राइस और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट आपने ऐड कर देनी है। सब्सिक्वेंटली, अच्छा सॉरी, इनिशियल रिकग्निशन किस पर होगी, इनिशियल रिकग्निशन कब होगी, इनिशियल क्राइटेरिया क्या है, रिकॉर्ड कब करेंगे, जब फ्यूचर बेनिफिट्स प्रॉबल हो, कॉस्ट लायबिलिटी मेजरेबल हो, तो फिर क्राइटेरिया मीट करके अब रिकॉर्ड करने की बारी है। रिकॉर्ड किस पर करेंगे, इनिशियली कॉस्ट पे, और सब्सिक्वेंटली
कॉस्ट मॉडल या फेयर वैल्यू मॉडल। कॉस्ट मॉडल तो 100% सेम वही है जो IAS 16 के अंदर आपने पढ़ा था कि आपने कॉस्ट मॉडल पे अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रखी है तो वो बैलेंस शीट में, आपकी बैलेंस शीट में क्लोजिंग ईयर एंड के ऊपर बैलेंस शीट में नजर आएगी कॉस्ट लेस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस इफ एनी, नो चेंज। जैसे वहां लैंड एंड बिल्डिंग था कॉस्ट मॉडल वाला, यहां पे भी वही लैंड एंड बिल्डिंग है कॉस्ट मॉडल वाला, सेम। लेकिन अगर आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को डिसाइड किया है, IAS 40 वाली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को डिसाइड किया है IAS 40 के सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में फेयर वैल्यू मॉडल पर, तो ये आपका डिफरेंट है रिवैल्यूएशन मॉडल ऑफ IAS 16 से। बाकी सब तो सेम चला आ रहा था, यहां पे डिफरेंस आ गया। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? आपने डेप्रीशिएट नहीं करना बल्कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को ईयर एंड पे ले जाना है फेयर वैल्यू पर, और कोई भी गेन लॉस जो होगा वो फौरन कहां ले जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। ये पढ़ा था कल। उसके बाद फिर हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 किया था, इतना तो किया ही था, क्या ख्याल है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी, कॉस्ट मॉडल, कॉस्ट मॉडल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी। कल वाली एंट्रीज देख लो, वो मैं लिख लाया हूँ। अगली फिर क्योंकि अब डिस्पोजल इसका सीखना है, बहुत सिंपल है, लेकिन उसी सवाल को कंटिन्यू कर लेंगे ना, ठीक है, ताकि ये रिवाइज भी हो जाए। कॉस्ट मॉडल में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी है, कॉस्ट मॉडल पे रखी हुई है, इनिशियल मेजरमेंट कॉस्ट पे होती है। एंट्री क्या होगी? वही जो आज तक एडिशन की एंट्री होती थी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कैश क्रेडिट। अब चूंकि कॉस्ट मॉडल वाली प्रॉपर्टी है तो इसको ईयर एंड पर क्या करना है? डेप्रीशिएट। सवाल में गिवन थी लाइफ 10 साल और 70 मिलियन की ये प्रॉपर्टी थी जिसमें 40 मिलियन बिल्डिंग पोर्शन था, तो डेप्रीसिएशन 30 की नहीं करनी, सिर्फ 40 की करनी। पड़े रहे इकट्ठे, लैंड एंड बिल्डिंग भी इकट्ठे पड़े हो सकते थे, तो डेप्रीसिएशन के वक्त सिर्फ कौन सी फिगर उठानी होती है? बिल्डिंग वाली, ठीक है। तो डेप्रीसिएशन हमने 40 रुपए की डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। अगले साल भी सिर्फ डेप्रीसिएशन हुई, और यहां पे हमारा सवाल कल खत्म हो गया था, ठीक है। एक्सट्रैक्ट्स बनाए थे, ये डेप्रीसिएशन आई है दोनों साल की, और ये तो अभी आया नहीं, अभी आना है गेन या लॉस। उसके बाद नॉन करंट एसेट्स में आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किस पे नजर आ रही है? बुक वैल्यू पे, कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, ठीक है। ये कॉस्ट लेस, मैंने इस तरह से लिखा, वहां पे दोनों ऑप्शन दिए थे आपको, ठीक है। तो ये आपकी एक्सट्रैक्ट्स बने थे, कोई मसला। फिर हमने कहा था इसी प्रॉपर्टी को अगर आप फेयर वैल्यू मॉडल पे रखें, अगर फेयर वैल्यू मॉडल पे रखें तो क्या करना है? पहली एंट्री तो वही है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कैश क्रेडिट, लेकिन इसको डेप्रीशिएट नहीं करना, डेप्रीशिएट, बल्कि ईयर एंड पे इसको उठा के ले आना है फेयर वैल्यू पर, और कोई भी गेन लॉस हो तो कहाँ ले जाना है? P&L। ये लाइन मैंने क्यों छोड़ी हुई है? इसको छोड़ें आप, ठीक है। आप अपनी तरतीब, आपकी एंट्रीज तरतीब से हुई पड़ी है, ठीक है ना। तो इसके लिए मैंने कहा था आपको कि अगर फेयर वैल्यू मॉडल हो तो आपने क्या करना है? छोटी सी वर्किंग करनी है, लेजर बना लेना है, ये पक्का पक्का करना है ऐसे, ठीक है ना। आगे बड़े सवालों में जाकर ना आपको ये 3-4 चीज़ें दी हुआ करेंगी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पड़ी है, PPE भी पड़ा है, साथ में वो कोई गवर्नमेंट ग्रांट आई है, वो भी एक चीज़ साथ चल रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पक्की सेटिंग रखें ना। रीवैल्यूएशन मॉडल होगा तो हम अपनी डेट, डिस्क्रिप्शन, एसेट, सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस वाली वर्किंग करेंगे, और अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू पर है तो उसको लेजर में रखेंगे। अगर अपनी निशानियां बनाई हुई और कुछ नहीं है, ज़बानी भी हो सकता था, कल आपने देखा था, ठीक है। आगे मुश्किल सवालों में फिर काम भी दे जाएगा। अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 70 की खरीदी, ईयर एंड पे फेयर वैल्यू लिखो, इसकी क्लोजिंग कितनी है? 95। टाइम पे आया करें, बातें मिस हो जाती हैं शुरू वाली पे। तो 25 रुपये से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है, गेन है या लॉस है? प्रॉपर्टी बढ़ रही है, एसेट बढ़ रहा है, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, फेयर वैल्यू गेन P&L के अंदर क्रेडिट, 25 रुपये। अगला साल आया तो डेप्रीशिएट, फिर ना खरीदने की एंट्री करनी थी ना डेप्रीसिएशन की, लेकिन ईयर एंड पे उठा के फिर इसको कहाँ ले जाना है? फेयर वैल्यू पर। तो क्लोजिंग ओपनिंग बन गया, ईयर एंड पे फिर हमने क्या लिख दिया? 665 क्या है? फेयर वैल्यू। अब की बार क्या आ गया? लॉस। अब ये लॉस की एंट्री भी सेम P&L के अंदर जानी है। लॉस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कम कर रहा है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट हो रही है और P&L डेबिट, तो ये फेयर वैल्यू लॉस आ गया। फिर हमने एक्सट्रैक्ट्स बनाए थे इसके, तो ये भी आसान से ही थे, ठीक है। P&L के अंदर क्या जाना है? डेप्रीसिएशन नहीं जानी, P&L के अंदर क्या जाना है? फेयर वैल्यू गेन या लॉस, ठीक हो गया जी। और बैलेंस शीट में आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नजर आएगी फेयर वैल्यू, ठीक है। कोई मसला? यहाँ तक कोई मसला? तो कल इसकी समझ आई थी। ये दोनों मॉडल्स आपके सामने,
एंट्रीज पीएनएल और बैलेंस शीट। एक्सट्रैक्ट्स हर टॉपिक में साथ साथ सीख रहे हैं। अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की मुश्किलात इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में सीख लेंगे। अब एक्सट्रैक्ट्स आपके सामने हैं, ये मैक्सिमम है अभी 36 के, ऐसे बार बार करते रहा करें। 36 के एक्सट्रैक्ट्स, 36 के एक्सट्रैक्ट्स ज़रा जहन में लेकर आएँ। पीएनएल में क्या जा सकता है? डेप्रिसिएशन और इम्पेयरमेंट और रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट भी आ सकता है। और बैलेंस शीट में एसेट नज़र आएगा बुक वैल्यू पर, और अगर रीवैल्यूएशन मॉडल है तो सरप्लस भी नज़र आ सकता है। ठीक है, इससे पीछे चले जाएं पीएनएल के पीपीई के अंदर, तो उसमें क्या है? डेप्रिसिएशन आ सकती थी। अच्छा, उसी की इम्पेयरमेंट, यानी आई 36 के साथ ही टच है एक तरह से। ठीक है, तो वही रीवैल्यूएशन वाली बातें वहाँ पे भी है। नई चीज़ ये आई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, हर टॉपिक में ऐसे ही एक्सट्रैक्ट्स हमने कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट्स की तैयारी चल रही है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है तो फौरी तौर पे दिमाग में आए दो मॉडल्स हैं, कॉस्ट मॉडल और फेयर वैल्यू मॉडल। अगर कॉस्ट मॉडल है तो पीएनएल में डेप्रिसिएशन जाएगी और इम्पेयरमेंट भी जा सकती है, और बैलेंस शीट में बुक वैल्यू पर एसेट नजर आएगा। अब बुक वैल्यू जैसे मर्जी निकालें, वर्किंग करके निकालें, ब्रैकेट में निकालें, नोट कहे तो नोट बना के निकालें। बुक वैल्यू तो बुक वैल्यू है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और ठीक है, और अगर फेयर वैल्यू मॉडल है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में तो पीएनएल में डेप्रिसिएशन नहीं जाएगी, इम्पेयरमेंट नहीं जाएगी, बल्कि सिर्फ फेयर वैल्यू गेन या लॉस जाएगा। और बैलेंस शीट के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किस में नजर आ रही होगी? बेटा ये रिवीजन है, ये आपने करनी है हमेशा। ऐसे ही जैसे ही आपके सामने कोई टॉपिक आना है ना, तो आपने उसके बारे में ये छोटी सी समरी, मैं कोशिश करता हूँ कोई बनाऊँ किसी वक्त लिख के, टाइम नहीं मिलता वैसे। ठीक है, तो इस तरह से ये छोटी छोटी बातें आपने ये समरी हो। ठीक है, एंट्रीज में क्या होता है, बैलेंस शीट में क्या आता है, नोट कैसे बनता है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट्स में पीएनएल में क्या जाता है, बैलेंस शीट में क्या जाता है, ये आपके टिप्स के ऊपर होना चाहिए। आपके 10 सेकंड नहीं लगेंगे एक टॉपिक की ये चीज़ रिवाइज करके अगले टॉपिक, जब जो टॉपिक शुरू करें फ़ौरन ये पूरा नक्शा आपके सामने होना चाहिए कि एक्सट्रैक्ट्स में क्या जाना है, क्योंकि आगे जाके एडजस्टमेंट्स मुश्किल होंगी। तो एडजस्टमेंट्स की मुश्किलात में खोकर ये ना भूल जाएं कि पीएनएल बैलेंस शीट में जाना क्या था। ठीक है, एडजस्टमेंट्स मुश्किल होंगी, लेकिन पीएनएल बैलेंस शीट में जानी तो यही चीज़ है, इनको निकालना मुश्किल हो जाएगा, जाना तो इन्होंने ही है। ठीक है, चले अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 पे। अज्यूम करें कि जो प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन 1 है वो 75 रुपये की बिक गई 30 जून 2013 पर। ये वही प्रॉपर्टी आगे कंटिन्यू करा लिया ना, पेज नंबर 302 पे क्वेश्चन कल किया था ना, तो जहन में आता है ना बिक भी तो सकती है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, तो अगर बिकेगी तो क्या होगा। तो उसी क्वेश्चन को आगे बढ़ा लेते हैं। तीसरे साल में प्रॉपर्टी बिक गई, कितने रुपए की? 75 रुपये की। पहुंच गए सब? अब इधर देखें, वही प्रॉपर्टी है, यही क्वेश्चन है, समझें उसकी कॉन्टिन्यूटी है। तीसरे साल में 30 जून 13 पर हमने इसको 11 में खरीदा था, 11 और 12 की वर्किंग कल कर ली थी, आज 13 में इसको क्या करना है? बहुत सिंपल काम है, बेचने लगे। अब अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल वाली है तो डिस्पोजल में कोई फर्क आएगा? डिस्पोजल में कोई फर्क, लेकिन ये नहीं कहना आपने कॉस्ट मॉडल वाली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है तो इस पर रीवैल्यूएशन मॉडल लग सकता है। नहीं, IAS 40 के 2 मॉडल्स हैं, कॉस्ट मॉडल और फेयर वैल्यू। कॉस्ट मॉडल पर है तो कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस इम्पेयरमेंट लॉस, यानी बुक वैल्यू पर नजर आ रही है, डेप्रिसिएशन जा रही है, इम्पेयरमेंट भी हो सकती है। और अगर फेयर वैल्यू मॉडल है तो वो बिल्कुल डिफरेंट IAS 16 से। ठीक है ना। अब कॉस्ट मॉडल अगर फॉलो हो रहा है तो 30 जून 13 पर जब बिकेगी तो क्या होगा, तो ये मैंने इसलिए आपको जो है वो तीसरा खाना इस तरह बना कर दिया था कि कॉस्ट मॉडल है ना, कॉस्ट मॉडल तो 21 दिन बिक रही है, 30 जून। अच्छा, 30 जून 2013 पर ये बिक रही है बिल्डिंग, तो भाई बेचने की डिस्पोजल की एंट्री क्या थी, याद है कुछ? एंट्री तो वही है डिस्पोजल की। ठीक है, बस पीपीई क्रेडिट होने की बजाय इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट हो जाएगी। इतनी आसान अकाउंटिंग है। ठीक है, आप लोग पता नहीं, अच्छा नोट में अभी भी मसला आता है कुछ बच्चों को, पता नहीं ऑनलाइन में कभी कभी बच्चे, शायद फिर वो इस तरह होता होगा, उनका भी कसूर नहीं है, अभी वो होते होंगे पहले 1-2 सवालों पे, पहले 3-4 सवालों में तो हमें भी कुछ समझ नहीं आ रही थी, लेकिन फिर हमने एक काम किया, हमने जो उनको भी कह रहा हूँ कि जब लगे 4-5 सवाल करने के बाद भी बात समझ नहीं आ रही, काबू नहीं आ रही, हालांकि अभी मैंने आपको दिखाया 3-4 नोट अभी हमने और बनाने हैं, बल्कि 5 तकरीबन ऐसे सवाल हैं जो मैंने क्लास में करवाने हैं, लेकिन स्टिल आपका कॉन्फिडेंट होना ज़रूरी है। ये नहीं समझ, पकड़ नहीं आ रही यार, नोट पे ना पकड़ नहीं आ रही, ग्रिप हो सर्विस जैसी तो फिक्र कैसी, तो वो नहीं बन रही, तो क्या करें? तो उसका हल है कि किसी एक वीकेंड के ऊपर थोड़ा टाइम निकालें, 4 से 5 घंटे, और ये बेसिक वाले अगले जॉब शुरू करने हैं वो सवाल नहीं, उसके अलावा वाले। सबसे पहले फैम किया था,
फिर हमने सूकी लिमिटेड किया था, फिर शेरदिल किया था, फिर स्पटनिक नहीं, मैं सिर्फ नोट की बात कर रहा हूँ। टेस्ट वो जो ओमेगा वाला सवाल, कार्ली वाला सवाल था जो मैंने चेंज करके टेस्ट में दिया था, और 5वां सवाल ओमेगा वाला, वो ऑर्चर्ड जो चेंज करके थोड़ा सा दिया था। ये 5 सवाल, ये पंजा जो है, पंजा, ठीक है, इसको आपने यूं करना है, काबू करना है ना, नोट को ऐसे कर लेना है। क्या मतलब, एक सीटिंग में बैठना है, 4 घंटे लगें 5 लगें, वैसे इतने लगने नहीं चाहिए। हर सवाल को आप टारगेट करें 35 मिनट में, आसान को 30 मिनट में, मुश्किल को 40 मिनट में। तो उस हिसाब से ये तकरीबन कोई मेरे ख्याल से 4 घंटे लग जाएंगे। नहीं, 5 सवाल हैं, 5 सवाल हैं तो 4 घंटे में होने चाहिए, हिम्मत करेंगे तो। ये एक सिटिंग में कर लें। अभी भी जिसका इस क्लास में भी वीक लगता है उनको नोट, तो ये 5 सवाल, फैम, सूकी, शेरदिल, कार्ली, मैंने टेस्ट में जो चेंज करके दिया था वो वाला, और ओमेगा भी टेस्ट। अच्छा, ओमेगा वाला दूसरा ज़्यादा आसान था, लेकिन वो टेस्ट वाला ज़्यादा अच्छा है। तो ये 5 सवाल अगर आप कर लें, एक सिटिंग में बैठ के कर लें, विद सब नोट्स मुकम्मल, ठीक है। चलो नहीं हुआ आपका गिवन टाइम में, हो रहा है तो ठीक है, अभी कर लो, थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग गया तो 40 मिनट अगर गिवन टाइम बनता था आपका 50 में हो गया, 1 घंटे में हो गया, खैर है, अभी तो आप काबू कर रहे हो चीज़ को, कोई बात नहीं हो जाए। तो ये 5 सवाल एक सिटिंग में करने हैं। अगले सवाल तो फिर इंशाल्लाह उसको और पक्का ही करेंगे। तो जिसको भी लगता है नोट में मसला है, वो ये 5 सवाल एक सिटिंग में, लेकिन एक सिटिंग में हिम्मत करके 4-1 घंटे 5-1 घंटे निकाल के वीकेंड के ऊपर अलग से तो इसको दे दे, आपकी तसल्ली के लिए। वैसे आपको आता है, मैं बताऊं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपको आता है। बस आपने ये पता लगाना है एक सिटिंग में बैठ के। और क्या होगा, 70-80% भी सही हो जाता है आपका बगैर सोल्यूशन देखे, तो भाई बिल्कुल कामयाब हैं आप, पास हैं आप। पूरा सवाल तो सही होता भी नहीं पर्चे के अंदर, ठीक है, ओके। अच्छा जी, चलें, बहुत जज्बाती हो गया मैं। तो डिस्पोजल बोले जी, नहीं, डिस्पोजल की एंट्री बोले। हाँ, सिंपल, वही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, कैश डेबिट, और अच्छा जी, चलें जी, थोड़ी जगह बना रहा हूँ मैं कंजूसी के साथ। यहाँ पे एंट्री पूरी नहीं ना आती नज़र आ रही मुझे, बल्कि यहाँ में कर क्यों रहा हूँ, नीचे खुली जगह है तो सही। यहाँ तो डेप्रिसिएशन करनी थी सिर्फ जी। 31 जून 2013 पर आप पहले इसको 6 महीने डेप्रीशिएट करें। ऐसा ही होता था ना, डेट ऑफ सेल तक अक्यूमुलेटेड डेप्शन लानी होती है ना, तो डेप्शन चार्ज करेंगे तो डेट ऑफ सेल तक की डेप्शन अक्यूमुलेशन में जाएगी। याद आ रहा है, बचपन आ गए हैं आप 55 में। तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, कॉस्ट थी 40, लाइफ थी 10 साल, लेकिन ये तो पूरे साल की डेप्शन आती है, हमें आज चाहिए 6 महीने की। बोलो, 2 रुपये। अब डिस्पोजल करते, 30 जून 2013 पर डिस्पोजल की जर्नल एंट्री करेंगे जी। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट, कैश आप फरमा रहे हैं डेबिट, पहले एंट्री लिख लिया करें, बचपन से सिखाया हुआ है। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट, कैश डेबिट, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ऐसे लिखा हुआ मैंने, ठीक है जी। अब बताओ जी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल में किस पे पड़ी होगी, कॉस्ट पे ही पड़ी होगी, तो कॉस्ट एसेट अकाउंट में से, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अकाउंट में से क्रेडिट हो गया। स्टेप 1, एसेट अकाउंट को क्रेडिट करो जाने वाले एसेट की कॉस्ट से, तो एसेट का नाम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, बस फर्क ये है, तो क्रेडिट हो गया। 70 है, अच्छा सॉरी 75 कहाँ से आ गया, अच्छा वो सेल प्रोसीड, ठीक है, मैं भी कहूँ सुना तो था 75। अच्छा, क्रेडिट हो गया जी एसेट। अब दूसरा स्टेप क्या है, इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन को डेबिट करो। वैसे नज़र आ रहा है 4 + 4 + 2, लेकिन अगर ये ना नज़र आ रहा होता तो डायरेक्ट वर्किंग भी करनी चाहिए ना आपको, ठीक है। तो वो वर्किंग यहीं पे ब्रैकेट में ही हो जाएगी, बहुत सिंपल है। देखो, एक्यूमुलेशन चाहिए, एक्यूमुलेशन, ठीक है। तो 40/4, ये जनाब 1 साल की डेप्रिसिएशन। अब इतने बड़े तो हो गए ना, इतने छोटी छोटी वर्किंग्स कर लें खुद ही। अब 1 जनवरी 11 को एसेट खरीदा था, तो 31 दिसंबर 11, 31 दिसंबर 12, 30 जून 2.5 साल, ठीक है। तो 2.5 साल की डेप्रिसिएशन, ये 1 साल की है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, इंटू 2.5, 40/10 है, हाँ 10 है जी। बोले जी, नहीं ये तो आ गया ना 4। अब हमें कितने साल की डेप्रिसिएशन चाहिए,
ये हम डेप्शन चार्ज नहीं कर रहे, जितनी 30 जून 13 तक चार्ज हुई थी अब उसको निकाल के किताबों से फेंक रहे हैं बाहर। डी रिकग्नाइज करते हैं ना एसेट को, तो एसेट को निकाला और उससे रिलेटेड हर चीज को भी निकाला। उसने पूछा मुझे क्यों निकाला, हमने कहा तुम डिस्पोज हो गए हो, डी रिकग्नाइज हो गए हो, ठीक है। तो इनटू 2.5 जी। तो ये वैसे भी नजर आ रहा था एंट्रीज में, लेकिन बहरहाल क्या करें। 2.5 जी 10 आ गया। अब जी अगला कैश कितना आया, 75, ठीक है। तो फिर गेन है लॉस है, गेन है। तो गेन ऑन डिस्पोजल ये कहाँ जाएगा आपके ख्याल में? गेन ऑन डिस्पोजल जैसे आज तक हमेशा पीएनएल में जाता था, बिल्कुल वैसे ही आज भी पीएनएल में चला जाएगा। तो बैलेंसिंग फिगर पीएनएल क्रेडिट हो रहा है 15 रुपये, ठीक है जी। वैसे ही मैं अगर आपको ये डिस्पोजल का अकाउंट जैसे मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया था कि दिखा दूंगा, तो ये डिस्पोजल ये जनरल एंट्री हो गई ना। डिस्पोजल का अकाउंट भी बनाया करते थे, याद है? तो डिस्पोजल का अकाउंट बनाए तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में से कॉस्ट क्रेडिट होकर डिस्पोजल अकाउंट में डेबिट हो गई। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से क्या आ गई जी, कॉस्ट 70। अक्यूमुलेटेड डेबिट अकाउंट में से एक्यूमुलेशन डेबिट होकर यहाँ पे आकर क्रेडिट हो गई, कितनी थी जी 10, ठीक है। कैश डेबिट तो इधर क्रेडिट कितना जी, और 15 रुपये पीएनएल बैलेंसिंग फिगर इधर आ रही है। अब चेक करो डिस्पोजल का अकाउंट डेबिट पीएनएल क्रेडिट, तो गेन आ गया। अगर कोई कहे डिस्पोजल अकाउंट बना दो तो वो भी ऐसे बन जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। ओके डन। अच्छा अब पीएनएल के अंदर 2013 में क्या आएगा? एसेट बिक गया है ना। अब बताओ एक्सट्रैक्ट की बात करें तो पीएनएल में क्या नजर आएगा? गेन ऑन डिस्पोजल, और तो कुछ नहीं आएगा। भाईजान 6 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की, डेप्रिसिएशन 6 महीने की चार्ज हुई, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट पीएनएल में होता है, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हुई जाके दूसरी तरफ, और फिर उसको हमने निकाल के डिस्पोजल वाले दिन फेंका। तो डेप्रिसिएशन 6 महीने की तो है ना। हाँ अगर पहला साल के पहले दिन ही बिक जाता तो फिर डेप्रिसिएशन ना आती, ठीक है। तो फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नजर आएगा 2 रुपये का, और अदर इनकम में गेन ऑन डिस्पोजल आ जाएगा, ठीक है। कितना 15, ठीक है। ये पहले कोई नहीं था, ये इसी साल में आया है। और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या होगी बची हुई? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या है, कितनी पड़ी है, कहाँ पड़ी है? एसेट अकाउंट में 30 जून पे क्रेडिट, सारी कॉस्ट सारी एक्यूमुलेशन डेबिट, किताबों से उसको मिटा के उसका नाम ही किताबों से मिटा दिया हमने, सफ़े हस्ती से उसका नाम ही मिट गया है, कोई नहीं है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नील हो गई, कोई मसला? लें जी नेक्स्ट चलें जी। चलें आगे। अच्छा अगर यही प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल पर है, दूसरे साल के एंड पर खड़े हैं, तीसरे साल के अंदर हमने इसको डिस्पोज करना है, भाई ख़रीदने की एंट्री तो होती नहीं है। डेप्रिसिएशन हम यहाँ पर वैसे ही नहीं चार्ज करते, ये लिख कर काटा हुआ ताकि याद रहे। फेयर वैल्यू मॉडल में डू नॉट डेप्रिशिएट, डू नॉट डेप्रिशिएट। अब अगली बात डिस्पोजल आ गया, तो डिस्पोजल के लिए 30 जून 2013 पर आकर आपने एंट्री पास करनी है। इधर देखें, सबसे पहले तो 1 जनवरी 13 पर आप क्लोजिंग बैलेंस को ओपनिंग बनाएं। अब फेयर वैल्यू मॉडल है तो पक्का पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हमारी इस साल के स्टार्ट में किस पे पड़ी है, फेयर वैल्यू। डेप्रिसिएशन वगैरह तो वैसे कोई नहीं होनी। तो जब डेट ऑफ सेल आएगी तो फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में क्या पड़ा है, इस प्रॉपर्टी का, इस अकाउंट में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लेजर में क्या पड़ा है, फेयर वैल्यू पड़ी है। तो फिर निकालेंगे भी क्या चीज, फेयर वैल्यू। यानी यहां पर आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अकाउंट से, मैं आईपी लिख दूं जरा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अकाउंट में से क्या चीज निकाली, कॉस्ट, और इसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग से निकाली, ठीक है, क्योंकि यहां पे पड़ा क्या था, कॉस्ट पड़ी थी। लेकिन जब आप फेयर वैल्यू मॉडल पे हैं तो क्रेडिट तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं होना है, लेकिन इस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आज क्या पड़ी होगी, फेयर वैल्यू। तो क्रेडिट भी क्या करोगे, और कौन सी फेयर वैल्यू, 70 या 95? ये दोनों नहीं, ना 70 ना 95। 70 का पहले साल में खरीदा था पहले दिन, उस दिन की वो फेयर वैल्यू होगी। फिर पहले साल के एंड पे 95 फेयर वैल्यू थी, वो तो पहले साल के एंड की थी।
फिर दूसरे साल के एंड की 65 थी, हाँ वो क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग बना है तो हमें ये 65 चाहिए, ये हमारे एसेट अकाउंट में पड़ा हुआ है। तो रीसेंट फेयर वैल्यू जो एसेट अकाउंट में पड़ी होगी इस वक्त, पिछले साल के एंड पे फेयर वैल्यू पे उठाकर लाए होंगे ना, तो वही इस साल के शुरू में भी है। ठीक है, तो 65 से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट हो गई। ठीक है, इधर देखो ये क्रेडिट, और इसका दूसरा इम्पैक्ट डिस्पोजल में फेंक दो डेबिट। अब आज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से क्या आया है, जैसे यहाँ पर अभी आपने लिखा था इन्वेस्टमेंट कॉस्ट मॉडल में, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से क्या आता है कॉस्ट, और अक्यूमुलेटेड ऑप्शन अलग से आती है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू पे है तो यहाँ पर क्या आएगा फिर फेयर वैल्यू, वहाँ से फेयर वैल्यू निकली इधर आ गई। ठीक है, उसके बाद आती है अक्यूमुलेशन डेबिट करके यहाँ पर इसको, है ना, कौन सी अक्यूमुलेशन, अक्यूमुलेशन कहाँ से आई, फेयर वैल्यू मॉडल में तो डू नॉट डेप्रीशिएट होता है, तो इससे बचत हो गई। तीसरा स्टेप, कैश आया तो कैश डेबिट और डिस्पोजल। अब गेन लॉस पीएनएल के अंदर गेन है, बैलेंसिंग फिगर 10, डन हो गया। अच्छा जी, अगर डन हो गया है तो फिर यहाँ पे भी क्या बचा है, इधर देखो ये किधर गया है, डिस्पोजल में चला गया। ठीक है, 30 जून 2013 पर, तो जब ईयर एंड पे हम खड़े होंगे तो हमारी कितनी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पड़ी होगी, बैलेंसिंग फिगर निकालो ना, कुछ भी नहीं बचा, कुछ है ही नहीं। और ठीक है, तो अब ये डिस्पोजल की एंट्री हो गई, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन में लिख कर काट दूं जरा, जब डेप्रीशिएट ही कभी नहीं किया ऊपर देखो किसी साल में, तो ये कहाँ से अक्यूमुलेट होनी है, ये तो नहीं है। फिर कैश आया 75 और गेन आ गया 10 रुपए का पीएन। ये रेंट पे कुछ बचा ही नहीं कि आप उसको उठा के फेयर वैल्यू पे ले जाएं। ठीक है, अब पीएनएल के अंदर 13 के साल का गेन लॉस नहीं आ सका क्योंकि IAS 40 कहता है या तो आज ट्रांसफर पढ़ाऊंगा, ट्रांसफर के वक्त कुछ फेयर वैल्यू के ऊपर लाने की बात करता है, या ईयर एंड पे। यहाँ पे ट्रांसफर तो था नहीं, एसेट तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ही पड़ा था, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो थी वो पिछले साल के एंड पे फेयर वैल्यू पे आ गई थी, उसके बाद इस साल के एंड पे फेयर वैल्यू पे आनी थी, लेकिन ये साल का एंड इसके नसीब में था ही नहीं, तो ईयर एंड पे फेयर वैल्यू मेजरमेंट होती है। ठीक है, या ट्रांसफर के वक्त, वो भी पढ़ाया नहीं, तो जितना अभी तक आपने पढ़ा है उसके मुताबिक सिर्फ ईयर एंड के ऊपर फेयर वैल्यू पर लेके जाना है इसको। ठीक है, लेकिन गेन ऑन डिस्पोजल आ गया अदर इनकम के अंदर, कितना है जी 10। ठीक है, कोई मसला, ईयर एंड के ऊपर कितनी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है आपके पास, कुछ भी नहीं पड़ा। ठीक है, कोई मसला, तो ये भी अकाउंट बन गया, ये भी बन गया, ये लें जी, सिंपल डिस्पोजल अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का हो तो गेन लॉस कहाँ जाएगा, जैसे आगे जाता था प्रॉफिट एंड लॉस में, आज भी वहीं जाएगा। ठीक है, सही है। और कॉस्ट मॉडल हो तो इसको उधर ही ना ले जाना, तस्वीर खींचने में आपको आसानी हो जाएगी। ओह, 10 और 75 यही है ना, इसको थोड़ा इधर कर लें। अच्छा जी, अब ये जनाब आपका कॉन्सेप्ट यहाँ वाला पूरा हो गया, सिंपल। अब ट्रांसफ़र बस रह गया, उसके बाद फिर कहानी ख़त्म। किसी के साथ वाले ने छुट्टी की हुई हो, आज हाथ खड़ा करे। किसी के साथ वाले बच्चे ने छुट्टी की हुई है, क्यों की हुई है? अच्छा, अपनी शादी लेट करा ली। एक ही साथ वाला है। हाँ। और किसके साथ वाले ने छुट्टी की? बीमार हो गया। और किसके साथ वाले ने छुट्टी की हुई? हाइब्रिड में किसके साथ वाले ने, किसके साथ वाले ने? हजरत आप तशरीफ ले आए, आज खड़े हो जाएं। कल किधर थे आप? क्लास के बाद ज़रा मिले मुझे। आज नहीं छुट्टी करनी, मैं बिले लाजमी, माइक रहने दें आप, आपको मैं फिजिकल में शिफ्ट करने लगा जी। लें पिक्चर।
ये कॉस्ट मॉडल की पिक्चरें हैं। ये कल खराब किया था हमने, इस क्लास में किया था ना। आप खींचे, ठीक, जिधर देखें जी, इधर कॉस्ट मॉडल वाले छेती करो, हाले पिछे फोटोग्राफर है, तो नहीं ना पता। फेयर वैल्यू मॉडल, ये ऑप्शनल है, ऑप्शनल लेजर बनाना, कोई एक काम करना होता है आपने। अच्छा जी, ट्रांसफ़र को मैं 2 दिन में बांटता हूँ। एक दिन में छोटी छोटी एग्जांपल्स करवाऊंगा आज, जिसको आप घर जाके, चूँकि वीकेंड है, टिका के करेंगे। उसके बाद फिर कल एक सवाल हम करेंगे, हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन में ही है। उस सवाल में यही वाली एग्जांपल जो आज करवानी है ना, वहाँ पे नाम नूम रख के मैंने गुजारा किया हुआ है। हो सकता है उसको मज़ीद चेंज भी कर दो, तो फिर हैंड आउट दे दूंगा, वरना वो सवाल करेंगे। और एक दो उसमें एक दो प्रॉपर्टीज़ और भी डाल के प्रॉपर एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नोट हम बनाएंगे इंशाल्लाह मंडे को। लेकिन उसकी तैयारी आज शुरू कर रहे हैं। तकरीबन अगला आधा घंटा मैं ट्रांसफ़र करवाऊँगा, उसके बाद फिर जो टाइम बचेगा उसमें IAS 16 पे जाएंगे। IAS 36 में तो कुछ नहीं रह गया, बोलो। अच्छा, पास पेपर 2 जो डिस्कस करना है वो तो मेरे एंड पे है ना, पढ़ने वाला तो नहीं कुछ रह गया। पढ़ने वाला सर, सवाल तो रहते हैं। चलें जी, आए ज़रा फिर। अच्छा जी, सुने, पहले मेरी बात सुने, फिर अगली बात करते हैं। आपने एक प्रॉपर्टी ली, किराए पर रखी हुई थी, ठीक, ये जी, आपने एक प्रॉपर्टी किराए पर लेकर रखी हुई थी। आपका जहन बदल गया, आपने कहा यार हमें खुद बड़ा सा प्लाजा था, आपने अपना जो बिज़नेस था ना वो एक छोटे से दफ्तर में रखा हुआ था। अभी पेज नंबर पे ना आए, मेरी बात सुने। आपने एक अपना दफ्तर, अपना हेड ऑफिस एक छोटे से 2-4 कमरों के दफ्तर में रखा हुआ था, और आपने एक प्लाज़ा ख़रीदा था जिसकी अभी आपको ज़रूरत नहीं थी। तो आपने उसको कहा कि चलो यार फ़िलहाल इसको ना किराए पे चढ़ा देते हैं, तो जब ज़रूरत पड़ेगी तो खुद इस्तेमाल कर लेंगे। अब आपका बिज़नेस ग्रो करता गया, यहाँ तक कि आपके लिए ये दफ्तर छोटा पड़ने लग गया। अब आपको ज़रूरत महसूस हुई कि एक कोई बड़ा सा 5-10 मंजिल का एक प्लाज़ा हो तो काम चले मेरा। अब क्या करें, किराए पे ले लें जाके। अपना प्लाज़ा मौजूद है ना जो किराए पे चढ़ाया हुआ है, उसको खाली कराएं और अपना हेड ऑफिस तो शिफ्ट कर दें। क्या इस पर किसी को एतराज़ हो सकता है? नहीं, इसमें तो देख लूँ है क्या। ये ऐसे नहीं है, ये दूसरा है। अच्छा चलें, तो आप क्या करेंगे, आप किराएदारों को कहेंगे भाईजान हमारी दुकानें, हमारे दफ्तर खाली कर दें, हम खुद आके यहाँ पर जो है वो काम शुरू करने लगे। आप कर सकते हैं। अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मसला है? ट्रांसफ़र क्लासिफिकेशन चेंज करनी पड़ेगी। आपने इंट्रो में पढ़ा होगा कि आपकी इन्वेंट्री में कोई चीज़ पड़ी हो, आप उसको उठाकर अपने बिजनेस में यूज़ करने लग जाएं तो कोई मसला नहीं है, बस आपको एक एंट्री पास करनी पड़ेगी। जैसे मिसाल के तौर पे आपने शोरूम बनाया हुआ है AC, आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, आप AC बेचते हैं, आपके पास 10 AC जो है वो डिस्प्ले में लगे हुए हैं, लेकिन आपने उन्हीं 10 ACओं में से एक निकाल कर अपने शोरूम के अंदर ही लगा लिया, तो ये आपने क्या किया है, इन्वेंट्री को यूज़ करने शुरू कर दिया बिजनेस पर्पज़ के लिए। अब आप इस बिज़नेस में इसको चला रहे हैं, दुकान में चला रहे हैं, ग्राहक आते हैं, ठंडे ठंडे होके जाते हैं, ठीक है। तो आपने ये जो यूज़ चेंज किया है, इसकी एंट्री आपको करनी पड़ती है, इन्वेंट्री से उसको निकालें क्रेडिट और PPE में करें डेबिट। कोई मसला? अच्छा, ऐसे ही जी जो मैंने अभी बात की, तो मैंने क्या कहा, आपकी एक किराए पे चढ़ा हुआ प्लाजा है, एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी, लेकिन आपने कहा इसको हम अपने बिजनेस यूज़ में लाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? बिल्कुल करें, आपकी अपनी प्रॉपर्टी, जो मर्जी करें, लेकिन अकाउंटेंट्स कहते हैं इसकी एक एंट्री हम करेंगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से इसको निकाल के PPE में डाल दें, PPE डेबिट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट। इसके अदर वे राउंड भी हो सकता है। आपने अपना हेड ऑफिस इस प्लाजे में रखा हुआ था,
तो आपने देखा कि काम तो अब ज़्यादातर ऑनलाइन हो गया है, तो आपने अपनी सारी टीम को वर्क फ्रॉम होम वाले मॉडल पे रख लिया। एक छोटा सा कमरा अब आपको चाहिए, 2 कमरे चाहिए जिसके अंदर एक कंप्यूटर, एक प्रिंटर और एक टेलीफोन लगा हो, 1-2 बंदे बैठे हो, बाकी सब लोग कहाँ से काम कर रहे हैं? घर से। अब जब आप घर से काम करवा रहे हैं और आप छोटी सी एक बिल्डिंग के अंदर शिफ्ट होकर अपना काम चला सकते हैं, तो इतने बड़े प्लाजे को बिजी रखना कोई ज़रूरी है? अब आपने क्या सोचा, चलो यार ये प्लाजा चढ़ाते हैं किराए पे, छोटे से दफ्तर 2 कमरों का मेरे लिए काफ़ी है, तो वहाँ पर मैं शिफ्ट हो जाता हूँ। अब पहले आप इसको यूज़ कर रहे थे अपने बिजनेस के लिए, तो ये आपका प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट था, बोलो। अब आपने इसको कहाँ पे रिक्लासीफाई कर देना है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो भाई कोई मसला नहीं, आपकी प्रॉपर्टी आपकी मर्जी है, पर एक एंट्री कर लें। अब ये पीपीई से निकल गया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आ गया, ट्रांसफ़र कहते हैं इसको। तो यूज़ का बदल जाना, उसकी वजह से ये जो हमने रूल पढ़ा था, ये यूज़ के हिसाब से था, सेलिंग पर्पस के लिए रखा हुआ था तो इन्वेंट्री थी, वही प्रॉपर्टी आपने यूज़ की बिजनेस में तो वो पीपीई थी। वही प्रॉपर्टी अगर आपने अपने बिजनेस यूज़ में या इन्वेंट्री के तौर पे नहीं रखी, बल्कि रेंटल के लिए या कैपिटल एफिशिएंसी के लिए रखी हुई है, तो वो क्या कहलाएगी? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। हर एक स्टैंडर्ड के अपने अपने रूल्स हैं। तो अब क्या होगा, आपने पीपीई से इसको निकाला, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में डाल दिया, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, पीपीई क्रेडिट। ऐसे ही इन्वेंट्री भी हो सकती है। आप एक ये आवाज़ मिस तो नहीं हुई हाइब्रिड वालों? आपने एक प्रॉपर्टी लेकर रखी हुई, आप एक क्या कहते हैं उसको, प्रॉपर्टी डीलर हैं, आपके पास 10 प्लॉट पड़े हुए हैं, ठीक है, 10 मकान कर लेते हैं, ठीक है, 10 मकान आपके पास हैं या 10 दफ्तर आपके पास हैं जो आपने बेचने के लिए खरीदे हुए हैं, ये आपकी क्या है? इन्वेंट्री। अब आपने उन 10 दफ्तरों में से एक दफ्तर या एक मकान के अंदर अपना ऑफिस शिफ्ट करने का सोच लिया, तो वो एक ऑफिस जो है उसकी एंट्री आप क्या करेंगे? वो अब इन्वेंट्री नहीं रहा, वो पीपीई बन गया। तो पीपीई डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। तो ये ट्रांसफर तो किसी भी तरह से हो सकती है, इसमें कोई मसला नहीं है। आप इन्वेंट्री से पीपीई में ले जाते थे, पीपीई से इन्वेंट्री बना लें, ठीक है। पीपीई से नॉर्मल इन्वेंट्री नहीं बनती, बाहर लोग तो वैसे ही बेच देते हैं, ठीक है। बहरहाल आप इन्वेंट्री से जो है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आ जाए, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से इन्वेंट्री में चले जाएं, आप पीपीई से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आ जाए, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से, यानी आपने अपनी प्रॉपर्टी का, लैंड एंड बिल्डिंग का यूज जो है वो अगर चेंज किया तो आपको रिक्लासिफिकेशन तो करनी पड़ेगी। तो ये कोई मसला नहीं है आपके लिए कि आप कहें जी अगर ये पीपीई से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में जाना है तो इसकी एंट्री क्या होगी, आपको पता है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, पीपीई क्रेडिट। ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से पीपीई में जाना है तो क्या करना है? पीपीई डेबिट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट। ऐसे ही इन्वेंट्री से आना है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। इन्वेंट्री की तरफ जाना है तो एंट्री होगी इन्वेंट्री डेबिट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट। कोई मसला नहीं है, एंट्रीज तो सिंपल है। प्रॉब्लम इज ये ट्रांसफर हो किस अमाउंट पे, सवाल ये पैदा होता है कि किस अमाउंट पे ट्रांसफर करें। हमारी ये प्रॉपर्टी की बुक वैल्यू एक होगी हमारे पास पड़ी है, फिर एक इसकी फेयर वैल्यू भी होती है, ठीक है। तो क्या करें? बुक वैल्यू पे, कॉस्ट मॉडल तो बुक वैल्यू पे। अच्छा, किस में कॉस्ट या फेयर वैल्यू मॉडल की बात कर रहे हैं? अब देखें, हमने जो आज पढ़ना है ना, ये पढ़ना है ट्रांसफर जो हमने पढ़ना है वो क्या है? ट्रांसफर क्या है? ट्रांसफर फ्रॉम पीपीई, चलो ट्रांसफर टू या फ्रॉम, असल में तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है ना, ठीक है। ट्रांसफर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की तरफ कोई चीज़ आ रही है या इधर से कोई चीज़ जा रही है, तो ये ट्रांसफ़र पढ़नी है ना। तो इसलिए रूल जो होगा ना, रूल कि किस चीज़ के ऊपर ट्रांसफ़र, किस फिगर, किस अमाउंट के ऊपर ट्रांसफ़र करें, वो रूल जो होगा, वो रूल हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के हिसाब से सेट करेंगे। अगर आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में यूज़ कर रहे हैं फेयर वैल्यू मॉडल, अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, आपने 2 मॉडल्स होते हैं ना आपके पास, अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आप फेयर वैल्यू मॉडल यूज़ कर रहे हैं तो ट्रांसफ़र इन या आउट मस्ट बी एट फेयर वैल्यू, ठीक है। ट्रांसफ़र शुड बी एट, ये बात समझ आई है। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कॉस्ट मॉडल यूज़ किया हुआ है, कॉस्ट मॉडल पे रखी है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, तो फिर बस कैरिंग अमाउंट पे ट्रांसफ़र कर दो। ट्रांसफ़र, अच्छा इन आउट दोनों की बात हो रही है, ठीक है। ट्रांसफ़र शुड बी एट
कैरिंग वैल्यू या बुक वैल्यू, ठीक है ना, और सही है। तो ट्रांसफर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की तरफ हो या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कोई चीज़ आ रही है ट्रांसफर होकर या कोई चीज़ जा रही है ट्रांसफर होकर, तो आपने ऐसे नहीं कह देना फेयर वैल्यू या कॉस्ट या बुक वैल्यू ना, एक रूल है। वो रूल क्या है, पहले देखो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में मॉडल कौन सा है। अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में हम फेयर वैल्यू मॉडल यूज कर रहे हैं तो कोई चीज यहां से निकलेगी तो फेयर वैल्यू पे लाकर निकालेंगे, कोई चीज यहां पे आएगी तो फेयर वैल्यू पे लाकर यहां लाएंगे। ओके, और यही टेस्ट भी होता है। ये मैंने अभी देखा नहीं टेस्ट होते हुए, ये बहुत सिंपल है ना, मसला कोई नहीं है, ठीक है। वो क्या है, अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आप कॉस्ट मॉडल पे चल रहे हैं, ठीक है, तो आप ट्रांसफर आउट करें तो जो उस दिन तक डेप्शन करके बुक वैल्यू आएगी उसको निकाल दें, वो ही जैसे डिस्पोजल की एंट्री करते हैं। और अगर आएगी भी चीज़ तो जहां पर पड़ी है वहां पर जो उसकी बुक वैल्यू नजर आ रही थी उसी पर लाकर इधर रख लें। कोई गेन लॉस यहाँ पे बुक नहीं करना, यहाँ पे गेन लॉस बुक करना पड़ेगा ट्रांसफर के दिन। ओके, और सही है। अब ट्रांसफर किस किस तरह से हो सकती है वो हम एग्जाम्पल से देखते चले जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले इधर देखो, एंटिटी कहाँ, देखो सवाल ही गायब हो गया, आगे जी पढ़ें ज़रा, साथ साथ ना यूँ लिखते चले जाएंगे। फिर ट्रांसफ़र जो जो मेरी एग्जांपल आएंगी ना, ठीक है, फिर ट्रांसफ़र हमने किया तो किधर किधर गया। जैसे अब पहली एग्जांपल, एंटिटी है ए हैज़ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, हैज़ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैरीड एट ओ, तो रूल कौन सा लगना है, ट्रांसफर को फेयर वैल्यू पे करना है। इन हो या आउट हो, ट्रांसफर के दिन फेयर वैल्यू पर लाकर इन करना है या आउट करना है, ठीक है। अच्छा जी, तो फेयर वैल्यू नजर आ रही है इसकी 10 लाख ऑन 1 जनवरी 19 विद रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 10 साल। अच्छा, अब जब फेयर वैल्यू मॉडल यूज हो रहा है तो क्या हमें इसकी कोई ज़रूरत है रिमेनिंग यूजफुल लाइफ की? इसकी ज़रूरत, वो कह रहा है 1 जनवरी पर 10 लाख इसकी फेयर वैल्यू है और इस दिन रिमेनिंग लाइफ 10 साल है। अब अगर तो कॉस्ट मॉडल होता तो इस 10 लाख को डिवाइड करते 10 से और डेप्रिसिएशन करते, लेकिन फेयर वैल्यू मॉडल में तो डू नॉट डेप्रिशिएट, तो इसकी फिलहाल मुझे कोई ज़रूरत नहीं। एंटिटी ए यूजेस फेयर वैल्यू मॉडल, वो अच्छा सॉरी ऊपर तो उसने सिर्फ लिखा हुआ था कैरीड एट फेयर वैल्यू, लेकिन फेयर वैल्यू पे तभी होता है जब फेयर वैल्यू मॉडल हो। बहरहाल उसने आगे कंफर्म भी किया कि एंटिटी ए यूजेस फेयर वैल्यू मॉडल। अब अगर फेयर वैल्यू मॉडल यूज़ कर रहे हैं IAS 40 के अंडर तो फिर ये फेयर वैल्यू पर ही पड़ी है, ये रेंट पे फेयर वैल्यू पे आएगी, डिस्पोज होगी तो फेयर वैल्यू निकल रही होगी रिसेंट वाली, और अगर ट्रांसफ़र करना है तो इसको फेयर वैल्यू पे लाकर करना है। हर तरफ फेयर वैल्यू छाई हुई है। ओके, समझ आ रही है? बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, बता रहा हूँ, ये जो आज भी होगी और फिर कल इसी का एक फुल फ्लैश सवाल करेंगे। आज मैंने बस ज़्यादा बदहज़मी ना हो, सेम डे में सवाल नहीं करा रहा, इसीलिए आज ये ट्रांसफ़र की छोटी सी 3-4 एग्जांपल्स हैं, करवा के जितना समझ आएगा अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं तो कल फिर यहीं से यानी मंडे को फिर इसी बात को दोबारा करते हुए फिर पूरा नोट का सवाल करेंगे। बस फिर ये टॉपिक ख़त्म है। फिर इंशाल्लाह हम एक्रूवल्स करेंगे 2 से 2.5 दिन। वो करने के बाद फिर ऑप्शन है IAS 20 करें या 23 करें, वो दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। 20 गवर्नमेंट ग्रांट है, 23 बोरिंग कॉस्ट है। बोरिंग कॉस्ट पे लग जाते हैं को 7-8 दिन और गवर्नमेंट ग्रांट पे लग जाते हैं को 3 से 4 दिन। बहरहाल देखेंगे, ये पंजे में से बस 2 रह गए हमारे पंजे। जैसे आपका पंजा था ना PPE के नोटों वाला, मेरा पंजा है ये 5 टॉपिक्स वाला, ये 16, 36, 40, 23, 20। उसके बाद फिर ये पंजा बंद कर लेंगे, फिर आगे कहानी शुरू होगी। आपका फेवरेट टॉपिक करेक्शन ऑफ एरर, हमने वो करना है। उसके बाद फिर स्टेटमेंट चेन इक्विटी करनी है, वो जिसके इंतज़ार में है SOCI करनी है, और उसके बाद फिर IAS कैश लो तो फिर बाद में करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं प्लान में। रिजल्ट लोगों के आ गए हैं, आखिरी 3 महीने क्लासेस के हैं और 1 महीना पढ़ाई का है। ये 4 महीने ज़िंदगी इधर से उधर हो जाएगी, इधर से उधर कामयाबी वाली तरफ अगर टिका के लगा दिए तो। नवंबर, दिसंबर, जनवरी मेरे नाल, इंशाल्लाह 31 जनवरी तक प्लान तो है, बाकी 1-2 दिन प्लस माइनस हो जाते हैं, उसको माफ़ करिएगा। और फरवरी का पूरा महीना अपने आप के साथ इंसाफ करें, इंशाल्लाह जितने पर्चे हैं सारे पास होंगे। 3 हैं 3 पास होंगे, 4 हैं 4 पास होंगे, 2 हैं तो शर्म करें, 3 तो होने चाहिए। अच्छा 2 नहीं, 2 वाले तो बहुत लंबे प्लान में चल रहे हैं ना, ठीक है। तो 3 पेपर तो आप लोगों को कम से कम 3 पेपर तो देने चाहिए ना बेटा, अभी तो खुला डुला टाइम है। मेहनत करें, हसद ना कर, मेहनत कर। पढ़ने आए हुए हैं घर से और पढ़ने वाला काम ही नहीं है, ठीक है।
अच्छा जी, बहरहाल को मसला हो तो अकेले में फिर पूछ भी सकते हैं, बट सजेशन मेरी हमेशा यही रहती है बच्चों को, 4 का मशवरा बच्चे के हिसाब से दे देता हूँ मैं, पूछ पाछ के 2-4 सवाल, लेकिन 3 से कम वाला तो फिर फ़ायदा कोई नहीं ना, वो फिर पता नहीं किस मिशन पे है। दूसरों के बारे में ना बताया करो तुम, ठीक है ना, अपने बारे में सोचो, अपने अमलों की फिक्र करो। ये वो कर रहा है, वो ये कर रहा है, ये अगली बार 4 दे के उसने तुम्हें कहीं का कहीं छोड़ देना। अच्छा जी सुने, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल पे है। ऑन 30 जून 19, बेटा चुप 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 चुप, साल के एन दरमियान में इट वॉज डिसाइडेड, 30 जून 19 पे क्या डिसाइड हुआ, क्या हुआ डिसाइड, क्या हुआ डिसाइड, क्या हुआ, इट वॉज डिसाइडेड टू यूज द बिल्डिंग फॉर एडमिन पर्पसेस रादर देन कीपिंग इट फॉर, नाउ व्हाट इज दिस इज ट्रांसफर फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी यानी IAS 40 टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट IAS 16। और सही है, इसका मतलब आपकी ट्रांसफ़र हो सकती है, हमने देखा अभी अभी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट IAS 40 से IAS 16 में, ये हमने एक एग्जांपल देखी, ठीक है, और सही है, यूँ लिख लेते हैं ज़रा जगह कम लगेगी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से PPE, ऐसे ही उलट भी हो सकता है, PPE से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आ सकता है, लेकिन फ़िलहाल हमारा सवाल ये, ठीक है, और सही है। चलो अच्छा, अब मैंने आपको क्या मोटा सा एक रूल सिखाया है कि अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आप फेयर वैल्यू मॉडल यूज़ कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ही रहते हुए इसको पहले फेयर वैल्यू पे लाएंगे 30 जून पे, फेयर वैल्यू गेन लॉस P&L में फेंकेंगे और फिर इसको फेयर वैल्यू से ट्रांसफ़र करेंगे, और ये फेयर वैल्यू आगे PPE में जाके जैसे इनिशियल मेजरमेंट वाली कॉस्ट होती थी, ये वही कॉस्ट समझी जाएगी, यानी कि फिर PPE के लिए समझे पहला दिन ये वाली कॉस्ट आगे फिर चलेगी, फेयर वैल्यू थी, जाहिर है खरीदने भी जाएं तो फेयर वैल्यू ही कॉस्ट होती है ना, बिल्कुल वैसे ही बन जाएगा, ठीक है। अब वो कहता है एज एट दिस डेट यानी 30 जून 19 पे फेयर वैल्यू वॉज 1200, ठीक है, तो ये यकम जनवरी पर फेयर वैल्यू कितनी थी, 1000 में करेंगे सवाल, ठीक है, और ये 30 जून पर कितनी है। अब अगली बात ना पढ़ो, आगे जो बात है वो IAS 16 की है, जो ईयर एंड तक फिर देखना है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में, पहले हम ट्रांसफर का काम कर लें, ठीक है। तो फेयर वैल्यू मॉडल हो तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किस पर रखते हैं, क्या क्या उसके लिए करता हूं मैं, क्या कहा था, नहीं छोटी सी वर्किंग करते हैं, मैंने ये बातें इसलिए याद कराई थी, ठीक है, छोटा सा लेजर बनाते हैं, ठीक है, और किस दिन खरीदी थी ये मुझे नहीं पता, यकम जनवरी 19 पर मेरे पास ये ओपनिंग में नज़र आ रही है, 1000 में सवाल कर रहा हूँ, पर रुपीज इन 1000 मैंने लिखा नहीं है, ओके। अच्छा जी, अब ये जनाब मेरे पास ओपनिंग प्रॉपर्टी पड़ी है 1000 रुपये पर, ठीक है जी, और अच्छा वैसे तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं ये काम, क्या आप कंपैरिजन करें 30 जून पर 1000, 1200 और 200 रुपये पे क्या कर लें, लेकिन मैं एक छोटा सा मशवरा दे रहा हूँ, है तो अजीब सी बात, लेकिन अगर कर लेंगे तो आसानी है, ट्रांसफ़र के दिन एक बार कैरी डाउन लिख लें, कैरी डाउन क्या लिखेंगे 30 जून 19 पर, कैरी डाउन क्या लिखेंगे यहाँ पे 1200, और 200 का गेन बुक हो जाएगा, अब वही 30 जून 19 को कैरी डाउन लिख के फिर दोबारा ब्रॉड डाउन लिखें और अब उसको ट्रांसफ़र कर दें, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन पहला दिन है मैं इस तरह से करवा रहा हूँ ताकि मेरे जैसों को भी समझ आ जाए, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किस पर पड़ी है जी, फेयर वैल्यू पर, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अगर फेयर वैल्यू पर है तो ये 1000 उसकी फेयर वैल्यू है, तो 30 जून पर अगर ट्रांसफ़र का दिन आ गया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको फेयर वैल्यू पे लाना पड़ेगा, ठीक है। तो 30 जून पर हम 30 जून 19 हम कैरी डाउन लिखते हैं, फेयर वैल्यू को ही कैरी डाउन लिखेंगे, ठीक है, कितना 1200, ठीक है। अब ये 1200 लिखने से क्या फ़ायदा होगा, 200 का गेन जो है वो हमारे सामने आ जाएगा, ये गेन हम 30 जून 19 पर ले जाएंगे P&L में, कौन सा गेन है ये, फेयर वैल्यू गेन, और कौन सा, ठीक है, तो ये 200 रुपये का गेन आ गया। अच्छा अब यहाँ पे हमने ना एक छोटा सा आर्जी ब्रेक लगाया था ये, ठीक है, आर्जी ब्रेक इसलिए लगाया था कि हमारा ये एसेट, हमारी ये प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू पर आए ताकि हम इसको फिर ट्रांसफ़र कर सके, तो वही डेट दोबारा लिख लो,
मैं बिल्कुल कह रहा हूं, अलग से बताता भी हूं अभी, इसके अलावा हो सकता था डायरेक्ट भी, वो भी कर सकता है जो बच्चा करना चाहे। अब 1200 पर ये प्रॉपर्टी पड़ी है, ठीक है, इसको अब कहाँ ट्रांसफर करना है, पीपीई में। तो उसकी ट्रांसफर की एंट्री क्या होती है, मैं एंट्रीज कर दूंगा, वैसे मसला तो कोई नहीं है। ये 1200 30 जून 19 की क्या है, फेयर वैल्यू, ऐसे ही है। तो इसको उठाकर फेंक दो कहाँ पे, 30 जून 19 पर। क्रेडिट करो पीपी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को, क्रेडिट करो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को, और डेबिट करो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है। यानी ट्रांसफर की एंट्री क्या बनी, ट्रांसफर की एंट्री क्या बनी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट पीपीई डेबिट, ठीक है। ये ट्रांसफर, नीचे एंट्रीज हुई पड़ी है, वो आपने बाद में देखनी है। एंट्रीज क्योंकि हुई पड़ी हैं इसलिए मैं एंट्रीज सिर्फ ज़बानी बोलूंगा, आपके सोल्यूशन में टिक कर लेनी है। मैंने उन एंट्रीज को छुपा के ऊपर जो है ना वो वर्किंग शुरू कर दी है ताकि हम वो सीखते चले जाएं, ठीक है। अब पीपीई डेबिट यानी कि पीपीई में इसको ले आए, डेट, अच्छा अब उसकी वर्किंग कौन सी है, हमारे पीपीई के लिए वर्किंग कौन सी होती है, डेट, डिस्क्रिप्शन, एसेट। अच्छा अगली बात वो बाद में देखनी पड़ेगी, वो क्या, अगर तो कॉस्ट मॉडल हुआ तो बस इतनी सी वर्किंग है, और अगर रीवैल्यूएशन मॉडल हुआ तो आगे 2 कॉलम और डाल देंगे, रीवैल्यूएशन सरप्लस और प्रॉफिट एंड लॉस। अब बात समझ आई है क्यों मैं कह रहा था लेजर, ताकि एक तरतीब रहे, पक्का पता हो। एसेट के लिए पीपीई में हम ये वर्किंग करते थे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल पर होगी तो ये, और अगर अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल पे होगी तो फिर तो उसका भी इसी तरह से ही काम चलेगा, ये कॉस्ट मॉडल तो चल रहा है, ठीक है। चल अच्छा जी, सुकून से करना है भाई, जल्दी नहीं करनी, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है ये, वैसे गड़बड़ हो जानी है वरना। अच्छा यार क्या हो गया इसको, अच्छा जी तो आर्जी तौर पे ज़रा फेयर वैल्यू पर हम लेकर आए थे इसको। ओ भाई छड़ दे, माफ़ी दे दे, जान छड़ दे यार, लिखने नहीं दे रहा आपकी तरह ना। भाई प्लीज़ ले जी। अब 30 जून 19 है, 30 जून 19 पर देखो ज़रा ट्रांसफ़र की एंट्री देखना, आपने तो एंट्री उधर से देखनी है ना, हुई हुई, मैं यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ एंट्री आपको। ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट पीपीई डेबिट, कितने से, 1200 से। ये जो फेयर वैल्यू थी ये अब IAS 16 के अंदर जो ये पीपीई जैसे ही बना है, एसेट की बजाय इसमें मुझे लिखना चाहिए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो अब ये एंट्री क्या बनी देखो, पीपीई जैसे जैसे यहाँ पे करते थे डेबिट, पीपीई डेबिट कैश क्रेडिट, पहली एंट्री होती थी ना इसकी। आज ये पीपीई डेबिट कैश क्रेडिट नहीं है, भाई को जगाना जरा, भाई को जगाना जरा, आज पीपीई डेबिट कैश क्रेडिट नहीं है, पीपीई आपके पीछे वाला पीपीई डेबिट, इधर देखो देखो सामने, देखो सामने, पीपीई डेबिट, इधर सामने आओ, मेरे सामने आओ, मेरे सामने आओ। पीपीई डेबिट कैश क्रेडिट नहीं है, पीपीई डेबिट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट। वो पहले कभी खरीदी होगी हमने, वहां पे कैश पे किया था, ठीक है। तो ये एंट्री पड़ी और यहाँ पे हमने लिखना है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। ये फेयर वैल्यू पर लाए और इसको ट्रांसफर कर दिया। अब अगली बात, ये फैसला अब पीपीई का अलग से है कि पीपीई में अब हमने इसको कॉस्ट मॉडल पे रखना है या फेयर वैल्यू मॉडल पे। तो आगे फिर अब ये IAS 16 के हवाले हो गई है प्रॉपर्टी, ये यहां से आई है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से ट्रांसफर इन हुई है, ठीक है, ट्रांसफर, ठीक है। तो मैंने ट्रांसफर आपके समझाने के लिए लिख दिया। अब यहां पर क्या बचा, कैरी डाउन क्या बचा जी, कैरी डाउन क्या बचा, कुछ नहीं बचा, दुआ ही बची अब इधर, ठीक है। तो कैरी डाउन बैलेंसिंग फिगर निकाल लो आप अगर कोई है तो, चलो लें जी, ये आपका इधर कहानी खत्म होगी। अब आगे जो लाइन छोड़ी थी ना वो पढ़नी पड़ेगी क्योंकि अभी ईयर एंड तो आया नहीं। अब मसला ये है ना कि ईयर एंड पर अब हमने जो ट्रीटमेंट करना है वो IAS 16 में जो हम पॉलिसी लेकर चल रहे हैं उसके हिसाब से करना है। अगर कॉस्ट मॉडल हुआ तो इस दिन खड़े होकर मैं कहूँगा इसकी रिमेनिंग लाइफ जो थी इस साल में, रिमेनिंग लाइफ तो शुरू में 10 कह रहा था ना, ठीक है, तो वो फिर उसको 6 महीने के ऊपर डेप्सिट कर देंगे। या कहेगा फेयर वैल्यू मॉडल है तो इसको उठा के फेयर वैल्यू पे ईयर एंड पे ले जाएंगे इसकी, लेकिन वो रीवैल्यूएशन मॉडल होगा, सरप्लस आ जाएगा। लेट्स सी,
कहता है एंटिटी ए यूजेस ये दो बातें हैं। एंटिटी ए IS 40 के लिए यूज करती है फेयर वैल्यू मॉडल और IS 16 में यूज करती है कॉस्ट मॉडल, ठीक है। और 31 दिसंबर 19 पर द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी हैज इंक्रीज्ड टू, अब इधर देखो, यहां पे हमने रिमेनिंग लाइफ को इग्नोर किया था क्योंकि हमने डेप्रिशिएट नहीं करना था, फेयर वैल्यू पकड़ ली थी, ठीक है। जबकि जब हम PPE में आएंगे तो वहां पे चूंकि कॉस्ट मॉडल यूज करना है तो यहां पर फिर हम उसकी वैल्यू को इग्नोर कर देंगे, फेयर वैल्यू, क्योंकि फेयर वैल्यू मॉडल तो है नहीं, ठीक है। अब क्या करें भाई, 10 साल इसकी लाइफ थी 1 जनवरी 19 पर, लेकिन हम अब किस दिन खड़े हैं, तो 30 जून 19 तक कितने साल गुजर गए, 6 महीने, 6 महीने गुजर गए ना। तो 30 जून 19 पर खड़े होकर इस प्रॉपर्टी की रिमेनिंग लाइफ क्या है, 9.5, तो डिवाइड करेंगे 9.5 से, तो 6 महीने की डेप्शन आएगी, नहीं साल की आएगी, 6/12 करेंगे, ओके के नो के। तो डेप्रिसिएशन है जनाब, डेप्रिसिएशन आसान है मुश्किल है, लेकिन अब घर जाके नहीं ना करेंगे, आज 2-3 दिन बाद होश आएगा फिर कहेंगे आप समझ नहीं आ रही। तो इसीलिए मैं आज इसको करवा रहा हूं, आगे वीकेंड है, सुकून से इसको तसल्ली से घर पे बैठ के करें, एक बार नहीं 2, मैं कुछ काटूर गया, सबर कर जा, क्या ब्रैकेट में लिया पाए ना, वो यूज कौन सा मॉडल कर रहे हैं, तो फिर तो वैल्यू इंक्रीज करने तो क्या होगा फिर, कॉस्ट मॉडल में तो हम कॉस्ट पे लेस डेप्शन पे रखते हैं, यही तो फर्क है। नहीं वो खुदा के बंदे, वो कह रहा है यूज करते हैं कॉस्ट मॉडल, आप जिंदगी में जहां कहीं कॉस्ट मॉडल यूज करते आ रहे हो उस एसिड की फेयर वैल्यू मौजूद होती है। आपने आज तक जितने एसिड को कॉस्ट मॉडल पे रखा है उनकी फेयर वैल्यू ईयर एंड पे मौजूद होगी, लेकिन आपका मॉडल ही कॉस्ट है, फेयर वैल्यू भी नहीं लेके जाना, डेप्शन करके बुक वैल्यू पे शो करना, कंफ्यूज हो जाएगा, मैं कान फ्यूज कर देना है तुम्हारे। नहीं वाकई ये कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, बड़ी सिंपल बात है, ठीक है। क्या कि PPE का मॉडल कौन सा है, कॉस्ट। अब फेयर वैल्यू का हमने क्या करना, फेयर वैल्यू को साइड में रखो, आगे जाके ना वो डिस्क्लोजर जहां रहते हैं वहां पे स्टैंडर्ड ने ये बोला हुआ है IS 16 ने कि कॉस्ट मॉडल पे भी रखा हुआ है ना, तो मैं एनकरेज करता हूं कि अगर फेयर वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई हो ना तो एक लाइन में लिख के बता दो, लाजमी वहां पे भी नहीं है, सिर्फ बता दो इसकी फेयर वैल्यू इतनी है, लेकिन रखो चाहे कॉस्ट पर। कॉस्ट मॉडल यूज करते हैं या नहीं करते हैं ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिटरमिन करेगा। तो PPE में IS 16 में कौन सा मॉडल यूज करते हैं, कॉस्ट मॉडल, इसलिए इस फेयर वैल्यू को हम ईयर एंड पे क्या करेंगे, इग्नोर। सिर्फ फेयर वैल्यू दे देने से नहीं है हमने रीवैल्यूएशन को उठाकर ले जाना, हमने पूछना है भाई कौन सा मॉडल कौन सा यूज करते हो, कॉस्ट मॉडल है तो फिर कॉस्ट लेस डेप्शन पे ही नजर आएगा, फेयर वैल्यू को इग्नोर करना, ओके। यही तो धोखा है, जैसे दुनिया धोखा है बिल्कुल वैसे ही ये फेयर वैल्यू यहां पे धोखा है, ये धोखा आपको खाने के लिए उसने यहां पर दिया लेकिन आपने इसको खाना नहीं, ठीक है, ये शैतान है। अच्छा समझ आइए बेटा, क्लियर है। अब देखो भाई डेप्रिसिएशन करनी है तो 1200 की कॉस्ट है, अब ये इसके लिए कॉस्ट बन गई ना। PPE के लिए मैंने क्या कहा था, जिस दिन फेयर वैल्यू मिला के इसको ट्रांसफर किया है PPE में, अब ये PPE के लिए डीम्ड कॉस्ट है, स्टैंडर्ड लफ्ज क्या इस्तेमाल करता है, हालांकि वो फेयर वैल्यू है उस दिन, लेकिन बस यही उस अगले के लिए अब कॉस्ट बन गई, इनिशियल मेजरमेंट, इसकी इनिशियल मेजरमेंट इस दिन हो रही है। अगर PPE का लेजर बनाए, मैंने लेजर इसलिए बनाया कि दोनों अलग अलग रहे, ठीक है ना। तो PPE का जो लेजर अगर बन रहा होगा तो उसके अंदर ये 30 जून पर डेबिट हुआ, तो ये क्या है उसकी कॉस्ट, ठीक है। अच्छा जी और छेड़ो तुसी हैं, ओके। 1200 अच्छा रेजिडुअल वैल्यू होती तो माइनस करते, नहीं है तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो 1200 डिवाइडेड बाय 1200 डिवाइडेड बाय 9.5, अगर ये इस दिन खड़े होकर 10 साल लाइफ कहता ना, इस दिन 30 जून पे खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ 10 साल कहता तो फिर 10 से डिवाइड करते, लेकिन उसने रिमेनिंग लाइफ किस दिन खड़े होकर दी थी, 1 जनवरी 19 पर, तो 30 जून 19 तक तो 6 महीने गुजर गए थे ना, तो फिर इस दिन रिमेनिंग लाइफ कितनी है, अब डेप्शन तो इस दिन से स्टार्ट कर रहे हैं, इस दिन से ऑन अब ये 9.5 साल ही अवेलेबल है, ठीक है। क्या हुआ, आवाज गड़बड़ हो रही है, पार्ट 2 शुरू करना भाई, 1 मिनट ये सवाल पूरा करने दे, इंटू 6/12 जी 60
3.1 अपने पास रखो जी। बुक वैल्यू 1147, मैं भी कहूँ जी। लें जी, ये आपका अब साल ख़त्म हो गया, ये बुक वैल्यू है 31 दिसंबर 2019 की। यानी आपकी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कितने पर नज़र आएगी? मैंने रैपटे कराने 11 पे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नज़र ही नहीं आएगी। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की बुक वैल्यू बड़ी होगी। जगाओ। ओके भाई, समझ आई? अच्छा, अब आप, उसने कहा था जर्नल एंट्रीज करो, तो जर्नल एंट्रीज आपकी क्या होनी है? आप अगर एंट्रीज टिक करें तो अच्छा, ये आर्जी तौर पे करना, समझ में आया? क्योंकि मैंने क्या रूल बताया है, अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू पर है तो ट्रांसफर के दिन इसको फेयर वैल्यू पर लाना है और फिर ट्रांसफर करना है पीपीई में। तो फेयर वैल्यू, जिस दिन फेयर वैल्यू पे लाना था उस दिन मैंने आरजी ब्रेक लगाई, यहां पे 200 का गेन बुक कर लिया, फिर इसको दोबारा इधर लिख लिया और फिर इसको ट्रांसफर आउट किया। जो ये ना करना चाहें इधर देखें, वो क्या करेंगे, वो डायरेक्ट ऐसे करेंगे, ये वो ज़बानी देखेंगे, 1000 पर ओपनिंग में पड़ी थी, 1200 पे लेके जानी है तो 200 का क्या है, गेन है, इन्वेस्टेड प्रॉपर्टी डेबिट पीएनएल क्रेडिट। अब ये कितने पे आ गई, 1200 पे, कर दो ट्रांसफर आउट। तो ये तो डायरेक्ट मुश्किल लगता है, इसलिए मैंने पहली बार में एक आरजी ब्रेक लगा के गेन लॉस निकाल के उसी दिन फिर दोबारा उसको ब्रॉड डाउन कर लिया उस दिन की फेयर वैल्यू पर और ट्रांसफर आउट कर दिया। कैसे पसंद आ रहा है ये या वो? ये ठीक है ना? तो आप यही करना, मैं तो ये करूंगा। अब आपके पास एंट्रीज क्या आ रही होंगी, अपनी एंट्रीज टिक कर लें, मैं पार्ट 2 शुरू करूं। फिर बीडी की कोई एंट्री नहीं होती, ब्रॉड डाउन की कोई एंट्री नहीं है। तो पहली एंट्री पड़ी 200 की, आपके पास एंट्री पहली आ रही होगी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट पीएनएल क्रेडिट फेयर वैल्यू गेन से, टिक कर लें अपने सोल्यूशन में। सही है, 2 लाख से ही एंट्री आ गई। नेक्स्ट ये ट्रांसफर आउट की एंट्री, देखो ना, ये तो सीडी बीडी मैंने उसी दिन कर लिया, इसकी तो कोई एंट्री नहीं है ना, ठीक है। इसको आप बेशक साइड पे कर दें या यूं कर लिया करें, अगर परेशान करें ना, लिखा भी ऐसे करें, लिखने के बाद आपने इसको ऐसे कर देना, ये आपकी आसानी भी हो गई और ये कार्ड भी दिया आप, सिंपल, ठीक है। ये दूसरी एंट्री, इसको क्या करना है, ट्रांसफर आउट। ट्रांसफर आउट की एंट्री यहीं पे नजर आ रही है, ये क्रेडिट और ये डेबिट। तो दूसरी एंट्री है पीपीई डेबिट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट 1200 से, टिक कर लो। अब ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में नहीं रहा, ये एसेट निकल गया, ये प्रॉपर्टी यहां से निकल गई, चली कहां गई? अगर पीपीई में वो कहता सब्सिक्वेंटली रीवैल्यूएशन मॉडल है तो 6 महीने डेप्सिट ऐसे ही करते और फिर एक लाइन छोड़ के रियल सरप्लस और ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन उसने क्या कहा, कॉस्ट मॉडल है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई बात नहीं, सिर्फ डेप्सिट करेंगे और कहानी खत्म। तो तीसरी एंट्री आपको नजर आ रही होगी, डेप्शन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट 63.1 जो भी था, वो जो आपके कैलकुलेटर पे आ रहा था, जो आपने राउंड किया है, हमने 63 लिख दिया, ठीक है। डन हो गया। कोई मसला है तो पार्ट 2 में पूछिएगा।